जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, ये वीडियो जेटेट 2025 की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। जो कि शिक्षक बनना चाहते हैं उसके लिए एक बड़ा ही सुनहरा मौका है। जेटेट परीक्षा 2025 में आयोजित की जा रही है और ये परीक्षा लगभग आपका अक्टूबर नवंबर में जो है आयोजित होगी। इसलिए जो है आपको तैयारी करने का मौका मिला है दोस्तों। तो आप शिक्षक बनने का सुनहरा मौका जो है अपने हाथ से जाने ना दें। और जो भी मैथमेटिक्स के शिक्षक बनना चाहते हैं, यानी कि गणित के जो टीचर बनना चाहते हैं, उसके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों। क्योंकि गणित शिक्षण पद्धति में जो है या शिक्षण शास्त्र में, गणित शिक्षण शास्त्र में कुल आपको 4 टॉपिक जो है पढ़ने हैं, जिसमें से गणित की जो प्रकृति और स्वरूप है वह पहला टॉपिक में आपको पढ़ना है। दूसरा टॉपिक जो है गणित शिक्षण की जो विधियां हैं वो दूसरा टॉपिक के रूप में आपको पढ़ना है। तीसरा टॉपिक आपका समस्या के ऊपर पढ़ना है दोस्तों। और चौथा टॉपिक जो है निदात्मक और उपचारात्मक या मूल्यांकन जो है, ये चौथा टॉपिक में आपको पढ़ना है। जो कि आज के इस वीडियो में आपको चौथा टॉपिक बताया जाएगा दोस्तों, गणित शिक्षण की मूल्यांकन। और इससे पहले जो है आपको तीनों टॉपिक पर वीडियो दे दिए हैं। अब एक वीडियो जो है आपको MCQ पर दिया जाएगा दोस्तों। और ये चारों टॉपिक से जो है MCQ सवाल रहेंगे। प्रैक्टिस सेशन के तौर पर जो है आपको ये MCQ सवाल कराए जाएंगे, ताकि जेटेट परीक्षा 2025 में जो आयोजित की जाएगी उसमें आपके जो गणित के जो शिक्षक बनना चाहते हैं उससे जो सवाल पूछे जाएंगे मैथमेटिक्स में, कि गणित शिक्षा शास्त्र के तहत, तो आप निश्चित तौर पर जो है दोस्तों ये चारों वीडियो देखने के बाद और MCQ देखने के बाद आप एक अच्छा स्कोर करके आ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। इससे पहले बता दें कि जो भी नए मित्र हैं इस चैनल में और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। साथ में जो भी नोटिफिकेशन या अपडेट हो उसकी जानकारी भी इस चैनल के माध्यम से दी जाती है दोस्तों। इसलिए चैनल जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर से एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। एक इन्फॉर्मेशन है दोस्तों कि 9:30 बजे जो है प्रत्येक दिन आपको इस चैनल के माध्यम से लाइव क्लास में झारखंड जीके कराया जाता है दोस्तों। जो कि आपके आगामी झारखंड में जितनी भी परीक्षाएँ आयोजित की जाएगी उन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा ये लाइव सेशन होता है दोस्तों। क्योंकि इसमें आपको टॉपिक वाइज सारे टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स से आपके अमूमन सवाल पूछे जाते हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, उन सारे टॉपिक्स को जो है पूरा निचोड़ बताया जाता है दोस्तों। इसलिए ये लाइव सेशन में आप ज़रूर से जुड़े 9:30 बजे रात में। और नए मित्र हैं तो आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का जो टॉपिक है आपका निदात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण या मूल्यांकन। ठीक है, तो ये क्या होता है। तो निदात्मक शिक्षण एक ऐसी शैक्षिक उपादान है दोस्तों, जिसके आधार पर जो है पठित विषय वस्तु की सूक्ष्म से सूक्ष्म इकाइयों में बालक की विशेषता एवं कमियां परिलक्षित जो है किया जाता है। और मैदानी परीक्षण से जो है यह पता चलता है कि पाठ्य विषय वस्तु का कौन सा भाग किस मात्रा में सीखा गया है तथा कितने भाग को जो है छात्र सीख पाने में असमर्थ रहा है। यानी कि ये जो निदात्मक जो शिक्षण होता है दोस्तों, इससे ये पता चलता है कि कितने जो है बच्चे में क्या कमियां हैं और वो किस तरह से जो है सीखने की उसमें प्रवृत्ति जागृत हो रही है, ये जो है आपको निदात्मक में देखने को मिलता है। और नैतिकता शिक्षण से जो है छात्रों की विभिन्न विषयों में कमजोरी तथा कमियों का जो है निर्धारण भी किया जाता है दोस्तों। निदात्मक परीक्षण के अर्थ को योकम और सिम्पसन ने स्पष्ट किया है। ठीक है, यानी कि ये जो है दोस्तों दोनों का नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि निदात्मक जो परीक्षण है इसको किसने दिया है, तो योकम और सिम्पसन। ठीक है, ये दोनों ने दिया है। क्या दिया है दोस्तों, तो निदात्मक परीक्षण वह
साधना है जो कि शिक्षा वैज्ञानिकों के द्वारा छात्रों की कठिनाइयों को ज्ञात करने और यथासंभव उन कठिनाइयों के कारण व्यक्त करने के लिए जो है निर्मित किया गया है। यानी कि निदात्मक शिक्षा जो है ये क्या है, तो यह एक वह वैज्ञानिक जो है तरीका है शिक्षण का, जो कि छात्रों के बीच जो कठिनाइयाँ होती है उसे पता लगाने के लिए और उन कठिनाइयों के कारण जो है व्यक्त करने के लिए जो है निर्मित किया जाता है आपका निदात्मक परीक्षण। ठीक है, निदात्मक परख किसी विषय में जो है बाल की विशिष्ट क्षमताओं एवं कमजोरियों का पता लगता है तथा उसके कारण जो है व्यक्त किए जाते हैं। ठीक है, स्कूल में सभी बालकों के व्यक्तित्व एक समान नहीं होता है। यानी कि आप देखे होंगे कि स्कूल में जितने भी बच्चे होते हैं सभी बच्चे एक समान जो है नहीं होते हैं। बालकों को दो वर्गों में जो है बांटा जा सकता है, एक सामान्य वर्ग और एक विशिष्ट वर्ग। यानी कि कुछ बच्चे जो है नॉर्मल होते हैं और कुछ बच्चे जो है विशेष प्रतिभाशाली होते हैं, उसे जो है विशिष्ट बालक उनको कहा जाता है, जो कि योग्यताओं, क्षमताओं, व्यक्तित्व तथा व्यवहार संबंधित विशेषताओं की दृष्टि से अपने आयु के अन्य औसत बालकों से बहुत भिन्न होते हैं। ऐसे बालक अन्य बालकों की तुलना में अपने विशिष्टता रखते हैं, जिसके कारण जो है इनकी गणना उच्च कोटि या निम्न कोटि के बालकों में होती है। ऐसे बालक मानसिक, शारीरिक, संवेदनात्मक, सामाजिक दृष्टि से जो है बहुत पिछड़े होते हैं या फिर बहुत आगे निकल जाते हैं। यानी कि दोनों कंडीशन हो सकता है दोस्तों, विशिष्ट बच्चे में जो है दोनों कंडीशन हो सकता है, या तो बहुत ज़्यादा वह कमज़ोर हो सकता है या फिर बहुत ज़्यादा तेज हो सकता है। ठीक है, फिर काफ़ी आगे जो है ये निकलते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में इसका जो है समायोजन बड़ा ही कठिन होता है शिक्षा शास्त्र में, और अतः जो है उनके समायोजन के लिए तथा उसकी शक्ति के उचित प्रयोग के लिए जो है उन्हें विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है। यानी कि जो कमज़ोर छात्र होते हैं या कमज़ोर बच्चे होते हैं उस पर जो है विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, या फिर जो बहुत टैलेंटेड होते हैं उसके ऊपर भी जो है काफ़ी ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इसी तरह के बच्चे जो है अपना प्रतिभा को निखार पाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्रो के शब्दों में जो है ये क्या कहा गया है दोस्तों, कि वह बालक जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक आदि विशेषताओं में औसत से विशिष्ट हो, और यह विशिष्टता इस स्तर की हो कि उसे अपनी विकास क्षमता की उच्च सीमा तक पहुंचने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता हो, विशिष्ट बालक जो है इसे कहा जा सकता है। ठीक है, तो विशिष्ट बालक की जो परिभाषा है दोस्तों, आप विशिष्ट बालक की परिभाषा यहाँ से बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका है दोस्तों, कि विशिष्ट बालकों की पहचान हेतु जो है शैक्षणिक उपलब्धि या शिक्षा अंक आदि के आधार पर जो है बनाया जाता है, जो कि शैक्षणिक उपलब्धि को जो है पता करने का जो है एक सूत्र निर्धारित किया गया है। और ये सूत्र आपका क्या है दोस्तों, तो सूत्र है आपका EQ इक्वल टू EA/CA इंटू 100। ठीक है, तो आपको ये सूत्र आप ज़रूर से याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, एजुकेशनल क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट, एजुकेशनल क्वाड्रेंट जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, तो आपका जो है एजुकेशनल एज और जो है क्रोनोलॉजी एज। ठीक है, एजुकेशनल एज बटे क्रोनोलॉजी एज गुना 100 करेंगे तो आप जो है क्या प्राप्त होगा आपको, कि शैक्षणिक लब्धि। और ये सूत्र काफ़ी ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा भी जाता है दोस्तों, आपके जेटेट में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सवाल, कि शैक्षणिक लब्धि का जो है सूत्र क्या होता है। तो आपको ये सूत्र जो है ज़रूर से याद रखिएगा, शैक्षिक आयु बटे वास्तविक आयु। ठीक है, शैक्षिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100 से आप जब इसका डिवाइड करेंगे तो उसकी जो है शैक्षणिक लब्धि निकलती है।
शिक्षा लब्धि या शिक्षा अंक ज्ञात करने की विधि जो है निम्न उदाहरण से भी जो है समझा जा सकता है। जो दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए एक बालक की आयु जो है 10 वर्ष है और उसकी गणित में जो है मानसिक आयु 7 वर्ष बालक के समान है, तथा अन्य विषय में जो है मानसिक आयु 8 वर्ष के बालक के समान है। तो ये दोनों मानसिक आयु का जो है औसत क्या होगा, तो आप इसका औसत जो है कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं। 8 + 7/2 इसको जब करेंगे तो आपको 7.5 जो है निकल के आएगा। इसके बाद आप जब शिक्षा लब्धि निकालेंगे तो शिक्षा लब्धि का सूत्र जैसे कि बताए दोस्तों कि शैक्षणिक आयु बटे जो उसका वास्तविक आयु है उसको जो है 100 से क्या करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब आप इस तरह से 7.5 को 10 से जो है उसकी 10 जो थी वास्तविक आयु थी और उसे 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका राइट निकल के आएगा आपका 75। यानी कि आप इस प्रकार बालक की शिक्षा लब्धि जो है कितना प्राप्त हुआ दोस्तों, तो 75 प्राप्त हुआ। इस तरह से यह बालक जो है पिछड़े बालकों की श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है, इस बालक को जो है पिछड़े वर्ग की श्रेणी में रखा जाएगा। पिछड़े बालक जो है शहरों की अपेक्षा ग्रामों में अधिक पाए जाते हैं और शहरों में जो है शिक्षा के साधन अधिक होने के कारण जो है सामाजिक जागरूकता के कारण भी जो है वहाँ के बच्चे जो है थोड़ा सा टैलेंटेड होते हैं, जिसके लिए अन्य कारण भी उत्तरदायित्व हो सकता है दोस्तों, जैसे कि कम बुद्धि लब्धि वाला बच्चा या फिर वातावरण का प्रभाव, स्कूल में भागना या शारीरिक दोष, ये सारे जो है आप पिछड़े बालकों की जो है देख सकते हैं। ठीक है, कारण। नेक्स्ट है आपका कि प्रतिभाशाली बच्चों का क्या मतलब होता है। तो प्रतिभाशाली बच्चे का मतलब होता है कि उच्च बुद्धि लब्धि, यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा बुद्धि लब्धि हो, यानी कि बालकों को जो है प्रभावशाली माना जाता है इस तरह के बालक को। और प्रभावशाली बालक शब्द का अभिप्राय होता है कि बालक की बुद्धि लब्धि जो है वह काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका है कि काल्पनिक के अनुसार जो है वह प्रत्येक बालक जो अपने आयु स्तर के बालकों में किसी योग्यता में अधिक हो और जो हमारे समाज के लिए जो है कुछ महत्वपूर्ण नई देन दे सके। यानी कि ये जो है काल्पनिक के अनुसार जो है प्रत्येक बालक जो है अपने आयु स्तर से बालकों में जो है कुछ विशेष योग्यता होता है, जो कि अधिक से अधिक क्या होता है तो हमारे समाज के लिए वो कुछ महत्वपूर्ण नई चीज़ों को दे सके। इसके बाद जो है टर्मन के अनुसार जो है दोस्तों प्रभावशाली बालक शारीरिक विकास, शैक्षिक उपलब्धि, बुद्धि और व्यक्तित्व में जो है वरिष्ठ होते हैं। और प्रतिभावान बालकों की परिभाषा में केवल उच्च बुद्धि वाले बालक ही सम्मिलित नहीं किए जाते, बल्कि वे सभी बालक को जो है उसमें शामिल किया जाता है जो कि दूसरे बालकों से किसी भी क्षेत्र में अति वरिष्ठ, यानी कि अति जो है ज़्यादा होता है, जिसके कला वर्ग, साहित्य, काव्य रचना जो है आदि इसमें देखा जाता है। नेक्स्ट जो है आपका कि प्रतिभाशाली बालकों की जो विशेषता होती है, प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उसकी क्या क्या विशेषता देखी जाती है, तो ये स्कैनर एवं हैरीमैन के अनुसार जो है ये विशेषता हम लोग बात करेंगे, स्कैनर और हैरीमैन के अनुसार। ठीक है, तो जैसे कि पहला जो विशेषता होता है कि विशाल शब्दकोश जो है बालक के दिमाग में या बालकों में पाया जाता है। इसके बाद मानसिक प्रक्रिया की जो है बालक में तीव्रता पाई जाती है। दैनिक कार्यों में जो है इस बालक में भिन्नता पाई जाती है। सामान्य ज्ञान की जो है इसमें श्रेष्ठता देखी जाती है। सामान्य अध्ययन में जो है इसको रुचि देखा जाता है। इसके बाद अध्ययन में अद्वितीय जो है सफलता देखी जाती है। अमूर्त विषयों में जो है इसे रुचि माना जाता है। इसके बाद आश्चर्यजनक अंतर्दृष्टि का प्रमाण जो है इसमें बालकों में देखा जाता है विशेषता के रूप में। मंद बुद्धि और सामान्य बालकों में जो है अरुचि ये लेते हैं, यानी कि उन बालकों से जो है थोड़ा सा ये अलग और भिन्न रहते हैं। पाठ्य विषयों में जो है अत्यधिक रुचि और अरुचि दोनों रखते हैं। विद्यालयों के कार्यों के प्रति जो है बहुधा उदासीनता रहता है। और बुद्धि परीक्षाओं में जो है उच्च बुद्धि लब्धि जो माना जाता है वह आपका
130 से लेकर के 170, यानी कि 130 से 170 के जो आपके बुद्धि लब्धि निकलती है वो फार्मूला से आप उसे जो है क्या बोल सकते हैं, तो उच्च बुद्धि लब्धि जो है बोल सकते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि उच्च बुद्धि लब्धि की जो सीमा होती है वह क्या होती है, तो आपको याद करना पड़ेगा कि 130 से लेकर के 170 होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका वीटी के अनुसार प्रभावशाली बालक खेल जो है पसंद करते हैं और 50% मित्र बनाने की इच्छा रखते हैं और 80% जो धैर्यवान होते हैं दूसरों का सम्मान करते हैं और 96% जो है अनुशासन प्रिय होते हैं। तो ये किसके अनुसार बताया गया है दोस्तों, तो बीटी के अनुसार। नेक्स्ट जो है आपका कि पिछड़े बालकों से क्या अभिप्राय होता है, यानी कि जो पिछड़े बालक होते हैं उसे इससे क्या अभिप्राय देखा जाता है, तो विशिष्ट बालकों में एक समूह पिछड़े बालक का जो है होता है। और ये पिछड़े बालक जो है कौन होते हैं, इससे क्या अभिप्राय होता है, इसको स्पष्ट करने के लिए जो है दोस्तों कुछ प्रसिद्ध विद्वानों के अनुसार जो है कुछ परिभाषाएं दिए गए हैं, जो कि आपको नीचे इन विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दिया है। जैसे कि सोनल के अनुसार जो है पिछड़ा हुआ बालक जो है वह होता है जो अपनी आयु के अन्य बालकों की तुलना में अत्यधिक शैक्षणिक दुर्लभता का जो है परिचय देता है, उसे जो है पिछड़े बालक के रूप में जो है जाना जाता है दोस्तों आपका। और इसके बाद आपका जो नेक्स्ट जो है दोस्तों बर्ट के अनुसार, तो बर्ट के अनुसार जो है पिछड़ा हुआ बालक वह बालक होता है जो कि स्कूल के जीवन में मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ होता है। यानी कि अगर कोई बच्चा 5 क्लास में पढ़ रहा है तो वह 4th क्लास का जो कार्य होता है उस कार्य को करने में जो है वह बच्चे असमर्थ होता है, और इस तरह से जो है उसे क्या माना जाता है, तो बर्ट के अनुसार जो है किसके अनुसार, तो बर्ट के अनुसार जो है ये पिछड़े बालक का अभिप्राय माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका कि TKA मेनन के अनुसार, ठीक है, भारतीय पारिस्थितिकी में पिछड़ा बालक वह है जो अपनी कक्षा की औसत आयु से 1 वर्ष से अधिक बड़ा हो। ठीक है, यानी कि 1 वर्ष से अधिक बड़ा हो, ये जो है किसके अनुसार दोस्तों, तो आपका TKA मेनन के अनुसार। ठीक है। इसके बाद बर्टन हाल के अनुसार जो है क्या माना जाता है पिछड़े वर्गों को, तो सामान्यतः पिछड़ेपन का प्रयोग उन बालकों के लिए होता है जिनकी शैक्षणिक उपलब्धि जो है उनकी स्वाभाविक योग्यताओं के स्तर से क्या होता है, तो कम होता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि पिछड़े बालकों का विशेषता। अब पिछड़े बालकों की क्या क्या विशेषता होती है, अभी तो अभिप्राय देखे थे दोस्तों, अब पिछड़े बालक की जो है विशेषता के बारे में बात करेंगे। तो पिछड़े बालकों में कुछ इस प्रकार से विशेषता पाई जाती है, और पिछड़े बालक किसको, इसका जो बुद्धि लब्धि होता है दोस्तों कितना होता है, तो पिछड़ा जो बच्चा होता है उसकी बुद्धि लब्धि जो है 75 से लेकर के 90 होता है। ठीक है। और उच्च लब्धि वाले जो बच्चे होते हैं उसकी कितना होता है, तो 130 से लेकर के 170 तक। ठीक है। इसके बाद इस वर्ग के बालकों की शिक्षा के लिए जो है कक्षाएं लगाने की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि स्पेशल क्लास जो है पिछड़े बालकों को लेने के लिए लगता है, और इन बालकों का ध्यान एवं रुचि थोड़े समय तक ही बना रहता है। यानी कि इन बालकों का ध्यान और रुचि जो है थोड़ा समय के लिए ही टॉपिक पर जो है बना हुआ रहता है। ये बालक अधिक समय तक अपनी एकाग्रता को जो है कायम नहीं रख पाते हैं, और ये बालक, ये सारा हम विशेषता बात कर रहे हैं दोस्तों, ये बालक शैक्षणिक तथा सामाजिक कार्यकलापों में जो है भाग लेने के लिए अपने आप को जो है समर्थ नहीं मानते हैं, किसी भी समस्या में उलझ कर रह जाते हैं ऐसे बालक। इसके बाद किसी समस्या पर सूक्ष्म रूप से जो है विचार नहीं कर सकते हैं ये बालक, पिछड़ा वर्ग के जो बालक होते हैं, और ये बालक स्वतंत्र रूप से जो है कार्य करना अच्छा समझते हैं, यानी कि अकेला इसमें जो है कार्य करना अच्छा समझते हैं। ये बालक निर्देशों का जो है खुशी से पालन करते हैं, यानी कि जो टीचर बोल देते हैं वह जो है बच्चे खुशी खुशी उसके निर्देशों का जो है पालन करते हैं। इसमें साधारण सी बातों या नियमों को जो है समझने की भी उसमें क्षमता नहीं होती है। ठीक है। और ये बालक असामाजिक एवं अपराध क्रियाओं में जो है लिप्त माना जाता है, यानी कि आपका जो
पिछड़े बालक की जो श्रेणी होती है दोस्तों, वह जो है आपका असामाजिक और अपराधों में जो है इसकी संलिप्तता देखी जाती है। इसके बाद ये बालक का वातावरण के साथ जो है सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है, यानी कि जो आपके वातावरण है उस वातावरण को जो है दोनों में संतुलन नहीं बना पाते हैं। इसके बाद उपेक्षित महसूस करने पर जो है हीन भावना से ये क्या होते हैं तो ग्रस्त हो जाते हैं और अपनी जो है आलोचना सहन नहीं कर पाते हैं, यानी कि ऐसे पिछड़े जो बालक होते हैं वो अपनी आलोचना जो है कभी सहन नहीं कर पाते हैं और ये अंतर्मुखी अंदर से जो है मूर्ख होते हैं और इनके मित्र की संख्या जो है सीमित होती है और इनकी जो है तर्क एवं विवेक शक्ति जो है काफ़ी कम देखी जाती है। इसके बाद समाज तथा स्वयं के प्रति जो है ये दृष्टिकोण इसमें नहीं अपनाते हैं और ये शीघ्र जो है निर्णय नहीं ले पाते हैं पिछड़ा बालक दोस्तों। इसके बाद दूरदर्शिता की जो है इसमें कमी देखी जाती है और इसमें असंतोष की भावना जो है शीघ्र क्या होता है तो प्रबल हो जाता है, यानी कि बहुत जल्दी जो है ये असंतोष से घिर जाते हैं। इसके बाद है दोस्तों कि शीघ्रता एवं शुद्धता से कार्य करने की क्षमता निम्न स्तर की जो है होती है और निराशवादी जो है ये होता है। इसके बाद अध्यापक के स्नेह एवं सहानुभूति की जो है लालसा, ये सब बालक जो है पिछड़े बालक क्या रखते हैं तो शिक्षक से जो है स्नेह और सहानुभूति की जो है लालसा रखते हैं। नेक्स्ट जो है आपका अब निदान प्रक्रिया पर हम बात करते हैं दोस्तों। निदान प्रक्रिया, तो निदान प्रक्रिया जो है निदान के लिए उपयुक्त छात्रों का जो है चयन किया जाता है। निदान प्रक्रिया के अंतर्गत सर्वप्रथम जो है आपका उन छात्रों की खोज की जाती है जो विद्यालय में समायोजन कर पाने में जो है कठिनाई का अनुभव कर रहे होते हैं। ये वे छात्र होते हैं जो अपनी किसी एक अथवा अधिक विषयों में जो है कमज़ोर होते हैं तथा स्कूल की अन्य क्रियाओं में जो है ठीक से समायोजन नहीं कर पाते हैं। ऐसे विद्यार्थियों का चयन जो है परीक्षा फलों के आधार पर, उपलब्धि के आधार पर या बुद्धि परीक्षाओं आदि के आधार पर जो है किया जाता है। कुछ ऐसे भी छात्र होते हैं जिसका IQ काफ़ी जो है उच्च होता है, यानी कि वो उच्च IQ के बच्चे होते हैं, बावजूद इसका निष्पादन जो है काफ़ी निम्न स्तर का होता है। अतः इस प्रकार के जो है लॉ अचीवर्स को भी जो है इसके लिए चयनित किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका निदान के रूप में कि छात्रों की कठिनाई स्थलों को जो है खोज करना, यानी कि जो छात्रों की कठिनाई का जो जगह है या स्थल है उसकी जो है खोज करना। इस तथ्य की जानकारी प्राप्त करने के लिए जो है दोस्तों किसी विषय को जो है सीखने में बालक किस प्रकार की कठिनाइयों का जो है अनुभव कर रहा है और नैदानिक या निष्पादन परीक्षाओं में सहायता ली जा सकती है। परीक्षा का नैदानिक एवं महत्व को उसके प्रयोग करने वाले अध्यापक पर जो है अत्यधिक निर्भर करता है। परीक्षा के स्वरूप का कम नैदानिक परीक्षाओं द्वारा यह देखा जाता है कि बालक किसी विशेष के मूल्य प्रक्रियाओं सिद्धांतों नियमों आदि पर जो है आधारित कितनी कठिनता के स्तर के प्रश्न जो है सही हल कर सकता है और उसको किन स्थानों पर जो है आकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यानी कि वो कहाँ पर जो है सही से हल कर पा रहा है और कहाँ पे जो है उसे कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तो इसका जो है आपको एक आप शिक्षक हैं तो आपको जो है इसका बच्चों में पता लगाना पड़ेगा। इसके बाद तीसरा जो आपका पॉइंट है निदान में दोस्तों कि कठिनाई कारणों का जो है विश्लेषण, जो भी उस बच्चे में कठिनाई आ रहा है उस जो है किस प्रकार से आप उसे समझाएंगे और उस बच्चे को जो है आसान भाषा में आप बताएंगे कि कोई बालक किसी एक गलती को बार बार नहीं दोहराता है और यह जानना बड़ा ही कठिन है क्योंकि प्रत्येक बच्चे का मानसिक विलक्षण ढंग से जो है कार्य करता है और बालक की विषयगत कमजोरी एवं कठिनाई की स्थल को जो है पता चल जाने पर उसकी कमजोरी तथा कठिनाइयों के कारण का जो है पता लगाया जा सकता है और अध्यापक इन कारणों को जो है शारीरिक दोष, संवेगों की अस्थिरता, अरुचि, बुरी आदत, सामान्य एवं विशिष्ट बुद्धि का अभाव, विद्यालय कारण, घरेलू कारण या आदि जो है ढूंढने का प्रयास करता है। कभी कभी इन कारणों का जो है अंदाज अपने अनुमान या अनुभव के आधार पर जो है
समक्ष जो है भेंट या इंटरव्यू के आधार पर भी जो है पता लगाया जाता है। इसके बाद जो उपचारात्मक प्रक्रिया होता है दोस्तों, उपचारात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत जो है बालक की कमजोरी का निदान हो जाने पर जो है उन कमजोरियों को दूर करने के उपाय किए जाते हैं। और यदि कई बालकों ने एक जैसी गलती की है तो समूह में जो है उसका उपचार किया जाता है, और यदि गलती व्यक्तिगत है तो उसका उपचार जो है व्यक्तिगत तरीके से किया जाता है। और उपचारात्मक विधि का उपयोग करते समय जो है शिक्षक को कुछ विशेष बातों की जो है ध्यान रखना चाहिए, यानी कि बच्चों को जब आप उपचारात्मक तरीका बताएंगे जहाँ पे वो गलती कर रहा है या फिर जहाँ पे उसे कठिनाई हो रही है, आप जो है उसे किस तरह की भाषा में और किस तरह के अनुशासन में जो है उसे बताएंगे, इसके ऊपर जो है आपको कुछ विशेष बातों का जो है ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। जैसे कि पहला जो है कि जो बालक प्रगति कर रहे हैं उसकी प्रशंसा करके उसे जो है प्रोत्साहित करना चाहिए शिक्षकों को। इसके बाद छात्र जिस विषय में कमज़ोर हैं उससे संबंधित साहित्य, पत्र, पत्रिकाएं आदि जो है पढ़ने के लिए उसे ज्ञान देना चाहिए। इसके बाद बुद्धिमान बालकों की गलत आदतों को छुड़ाने में अधिक समय लग सकता है, अतः जो है अध्यापक धैर्य रखे, यानी कि अध्यापक जो शिक्षक हैं वह जल्दी उग्र ना हो। किसी की जो समस्या है वह थोड़ी लंबी समस्या जो है वो लंबे समय जो है ले सकता है अपनी समस्या को छोड़ने में, अपनी आदतों को छोड़ने में। इसलिए जो है इस कंडीशन में शिक्षक को थोड़ा सा अपना धैर्य बना के रखना चाहिए। इसके बाद बुद्धिहीन छात्रों की त्रुटियों को जो है दूर करने के उपचारात्मक प्रक्रिया बाधित हो सकती है, अतः जो है शिक्षक क्या हो रहा तो शिक्षक को जो है सक्रिय रहना चाहिए। यदि उपचारात्मक कार्य में सफलता प्राप्त ना हो, यानी कि जो आप टीचर होकर के जो है जो उपचारात्मक आप कार्य बच्चों के बीच कर रहे हैं, अगर उसमें आप सफल नहीं होते हैं तो कार्यक्रम का स्वरूप जो है क्या होना चाहिए तो बदलना चाहिए आपको, ठीक है। दूसरा तरीका अपनाना चाहिए। प्रत्येक छात्र की प्रगति का जो है अलग अलग ग्राफ या चार्ट जो है आपको बनाना चाहिए। इसके बाद आपका आगे जो है दोस्तों कि त्रुटियों की रोकथाम का जो है किस तरह से आप इसका उपाय करेंगे। यदि यह उद्देश्य रखा जाए कि छात्र विषय को सीखने में कोई गलती ना करे तो उसकी स्कूली तथा घरेलू वातावरण में ऐसे परिवर्तन करने होते हैं जिससे उसकी समायोजन की समस्या जो है अस्थायी हल निकल सके। और इसके लिए जो है शिक्षक को बहुमुखी योजनाएं भी तैयार करनी पड़ती है जिससे बालक को अपेक्षाकृत अधिक अच्छा वातावरण जो है मिल सके, जैसे कि विद्यालय परिस्थितियों में सुधार, पाठ्यक्रम संशोधन, परीक्षा पद्धति में सुधार, अभियोग्यता परीक्षाओं का उचित निर्माण, व्यवहार परिवेश में सुधार आदि जो है देखा जाता है। इसके बाद प्रोग्नोस्टिक टेस्ट जो है प्रस्तावित करके यह देखना होता है कि बालक अधिक सूक्ष्म विषयों को सीखने के लिए तैयार है कि नहीं, या फिर निदान का जो है क्या अंत है। जब कोई बालक अंक गणित सीखने में कमज़ोर होने के साथ साथ बुद्धि से भी जो है कमज़ोर होता है तो क्या उसे अधिक सामान्यकृत गणित का जो है अध्ययन करना उचित रहेगा। इस प्रश्न का जो है उत्तर देने के लिए प्रोग्नोस्टिक टेस्ट का जो है निर्माण किया जाता है, और ये परीक्षाएं बालक की सीखने में जो है स्टैंडिंग की भविष्यवाणी करती है। और बीज गणित में ली और लेंस के प्रोग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ एल्जेब्रिक एबिलिटी जो है उपलब्ध है, और इसको जो है आपको अपनाना चाहिए। इसके बाद उपचारात्मक शिक्षण के सिद्धांत। उपचारात्मक शिक्षण के जो सिद्धांत होते हैं वह क्या होता है दोस्तों कि उपचारात्मक शिक्षण को जो है सफल बनाने के लिए अध्यापक को अग्र सिद्धांतों का जो है ध्यान देना चाहिए, यानी कि ये सब सारे सिद्धांतों को जो है एक शिक्षक को ध्यान देना चाहिए कि अध्यापक एवं छात्र में जो है निकट संबंध स्थापित किया जा सके, यानी कि एक शिक्षक और एक छात्र के बीच जो है एक अच्छा संबंध बन सके। और उपचार की संपूर्ण व्यवस्था की योजना स्पष्ट रूप से जो है बना लेनी चाहिए एवं उसके क्रियान्वयन में जो है सावधानी से काम लिया जाए। नेक्स्ट आपका है कि अध्यापक अपनी अनुभवों के आधार पर जो है विस्तृत दृष्टिकोण अपनाए। उपचारात्मक शिक्षण के दौरान जो है बालकों की रुचि, योग्यता एवं अनुभवों के अनुकूल हो सके। और उपचारात्मक शिक्षण के दौरान जो है बालकों को रुचि
को बनाए रखने के लिए उन्हें जो है पर्याप्त मात्रा में क्या करना चाहिए, तो प्रोत्साहन जो है बच्चों को करना चाहिए। और उपचार विधि की यह विशेषता होनी चाहिए कि उससे विद्यार्थियों को अपनी सफलता के संबंध में शीघ्र परिणाम जो है मिल सके। प्रक्रिया के दौरान जो है विद्यार्थी को अधिक से अधिक सक्रिय रखा जाए और कार्यानुभव हमारे उपचारात्मक शिक्षण का एक जो है अनिवार्य अंग होता है, इसलिए जो है कार्यानुभव उसको ज़रूर जो है कराना चाहिए। इसके बाद अध्यापकों को भी जो है निदात्मक परीक्षणों के निर्माण में जो है दक्ष होना पड़ेगा, यानी कि जो शिक्षक हैं उसे भी जो है निदात्मक परीक्षण में क्या होना होगा, तो उसे भी निपुण होना होगा। इसके बाद पिछड़े बालकों के लिए जो है उपचारात्मक शिक्षण किस तरह से होता है, तो उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत जो है कक्षा के वर्ग बनाते समय कमज़ोर बालकों को एक ही वर्ग में रखा जाए तो अध्यापक उसकी प्रगति में सहायता हो सकता है। कक्षा में ऐसे बालकों की संख्या 20 से 25 से अधिक नहीं होनी चाहिए। कमज़ोर छात्रों में व्यक्तिगत परामर्श द्वारा अध्यापक संबंधित वांछनीय आदतों का विकास किया जा सकता है। गणित में सफलता के लिए जो है नियमित अभ्यास का कार्यक्रम आवश्यक जरूरी होता है और कमज़ोर बालकों के अध्ययन को जो है प्रभावी बनाने के लिए कुछ उपाय जो है आप कर सकते हैं, जैसे कि कक्षा में गणित की समस्याओं को हल करते समय छात्रों का ध्यान जो है विशेष रूप से उन प्रत्ययों, सिद्धांतों, प्रक्रियाओं आदि की ओर जो है खींचा जाए जिसमें जो है छात्र काफ़ी ज़्यादा गलतियां करते हैं। इसके बाद कमज़ोर छात्रों के लिए जो है मॉडल चार्ट आदि का जो है प्रयोग कर प्रत्ययों को जो है क्या करना चाहिए, तो स्पष्ट करना चाहिए। इसके बाद छात्रों को जो है कक्षा में तथा कक्षा के बाद जो है आवश्यकता अनुसार व्यक्तिगत परामर्श देकर के गणित के सीखने में जो है सहायता की जानी चाहिए। इसके बाद छात्रों के लिखित कार्य में जो है सुधार या यथासंभव उसके समक्ष ही हों तथा सुधारी हुई त्रुटियों को जो है छात्र फिर से ना दोहराए, ऐसा जो है शिक्षकों को ध्यान रखना चाहिए। तो एक शिक्षक बनने के लिए जो है दोस्तों ये सारे गुण आपको होने चाहिए आप में। आप अगर गणित के शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये चारों टॉपिक के जो गुण आपको बताएं, ये चारों टॉपिक के गुण जो है अगर आप में पाए जाते हैं तो एक आप बहुत ही अच्छा और प्यारा शिक्षक जो है आइडियल शिक्षक बन के बाहर निकलेंगे उस स्कूल से। तो इसलिए जो है ये वीडियो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप खुद ही समझ सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर से लाइक कीजिएगा और चैनल में अगर नए मित्र हैं तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे तरफ से सभी दोस्तों को जोहार, धन्यवाद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।